नमस्कार। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के पश्चिमी राजनीतिक विचारक भाग के अंतर्गत अरस्तु के आदर्श राज्य के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की 7वें भाग में अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत का वर्णन किया है। अरस्तु के आदर्श राज्य का विचार उसका मौलिक विचार नहीं है, अपितु उसने आदर्श राज्य के सिद्धांत को प्लेटो के ग्रंथ लॉज में वर्णित उपादर्श राज्य के मूल विचार से ग्रहण किया है। इसलिए अरस्तु के आदर्श राज्य को प्लेटो का उपादर्श या द्वितीय श्रेणी का राज्य भी कहा जाता है। अरस्तु के आदर्श राज्य का विवेचन करने से पूर्व उसके सामान्य राज्य के प्रति धारणा को जानना अति आवश्यक है। चूंकि अरस्तु का मानना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा मनुष्य समाज में ही रह सकता है, मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समाज की महती आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य राज्य की आवश्यकता महसूस नहीं करता तो वह या तो राज्य से ऊपर है या राज्य से नीचे, अर्थात वह या तो ईश्वर है या जानवर। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने हेतु सर्वप्रथम पुरुष और स्त्री मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार परिवार एक तरफ स्त्री पुरुष संबंधों का तथा दूसरी तरफ स्वामी और दास के संबंधों का परिणाम होता है। परिवार की विभिन्न भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के माध्यम से दासों का प्रवेश होता है। जब एक साथ कई परिवार संयुक्त होते हैं तो ग्राम अस्तित्व में आता है। ग्राम मनुष्य के भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ उनकी नैतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। जब कई ग्राम मिलकर संयुक्त हो जाते हैं तो राज्य अस्तित्व में आता है, जो मनुष्य की भौतिक, नैतिक तथा सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब बात करें आदर्श राज्य के उद्देश्य की, तो अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन की उपलब्धि है तथा ऐसे जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक भौतिक और आत्मिक साधनों की व्यवस्था करना है, अर्थात यह नैतिक और आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से भौतिक और आत्मिक उन्नति की बात करता है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत की जो विशेषताएं बताई हैं, उसके आधार पर अरस्तु के राज्य को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है। पहली है नैतिक स्वरूप। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य का स्वरूप भौतिक होने के साथ साथ नैतिक भी है, अर्थात अरस्तु के अनुसार राज्य द्वारा व्यक्ति के भौतिक उत्थान का लक्ष्य उसका नैतिक दृष्टि से उत्थान करना है, उसे सद्गुणी चरित्र का बनाना है। अरस्तु के अनुसार उत्तम जीवन नैतिक जीवन के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। अरस्तु आदर्श राज्य के अंतर्गत मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन भी करता है। अरस्तु प्लेटो की भांति एक अति आदर्शवादी नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक आदर्शवादी है। उसने अपने प्रत्येक सिद्धांत का प्रतिपादन इसी तथ्य को ध्यान में रखकर किया है। व्यवहारिक होने के नाते अरस्तु ने मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के अनुसार मध्यम वर्ग द्वारा प्रशासित राज्य अधिक सुरक्षित है। जिस राज्य में दो वर्ग ही विद्यमान हैं, या जैसे अत्यधिक धनी और अत्यधिक निर्धन, वहाँ मित्रता भाव और भाईचारा की भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसा राज्य हमेशा संघर्षों में घिरा रहेगा। तीसरी विशेषता अरस्तु के आदर्श राज्य की है कि यह विधि का शासन की बात करता है। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव एक संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा प्रशासित राज्य है। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक अच्छे या आदर्श राज्य में अंतिम संप्रभु विधि होनी चाहिए, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं। वह कहता है कि व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेष्ठ होता है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता। अरस्तु ने
आदर्श राज्य के कुछ आवश्यक तत्व भी बताए हैं। पहला, जनसंख्या। प्लेटो की तरह अरस्तु आदर्श राज्य की कोई निश्चित जनसंख्या तो निर्धारित नहीं करता, लेकिन वह जनसंख्या का के बारे में मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए कहता है कि राज्य की जनसंख्या प्रबंधकीय दृष्टि से अनुकूल होनी चाहिए। वह न तो इतनी अधिक होनी चाहिए कि शासन व्यवस्था को बनाए रखना संभव न हो और न इतनी कम हो कि राज्य निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त न कर सके। इसी के साथ अरस्तु आदर्श राज्य की दूसरी विशेषता बताता है, भौतिक क्षेत्र और स्थिति। अरस्तु कहता है कि राज्य का क्षेत्र इतना अवश्य होना चाहिए कि वहाँ के नागरिक एक निश्चित आत्मनिर्भर और स्वतंत्र जीवन जीने में समर्थ हो सके, लेकिन इस सीमा से अधिक इतना बड़ा न हो कि वह राज्य में विलासिता और शिथिलता को जन्म दे। अरस्तु के आदर्श राज्य की तीसरी विशेषता बताई गई है, जन चरित्र। आदर्श राज्य की जनता का चरित्र यूनानियों के चरित्र के समान होना चाहिए। उनकी तरह उसके चरित्र में साहस, उत्साह, जागरूकता, स्वतंत्र प्रियता, बुद्धिमत्ता, कला प्रियता आदि का समावेश होना चाहिए। आदर्श राज्य की अन्य विशेषता बताई गई है, वर्ण व्यवस्था। आदर्श राज्य में निम्नलिखित वर्गों को महत्वपूर्ण मानता है: कृषक, शिल्पी, सैनिक, व्यापारी, पुरोहित और शासक। अरस्तु प्रथम दो वर्गों को नागरिकता का स्तर प्रदान नहीं करता है। वे राज्य में निवास तो कर सकते हैं, राज कार्य करते हैं, किंतु राज्य के सदस्य नहीं होते। उनकी स्थिति दास की भांति ही होती है। अन्य चार वर्गों के सदस्य राज्य के नागरिक होते हैं तथा वे युवावस्था में सैनिकों का, प्रौढ़ावस्था में राज्य शासन संचालन का तथा वृद्धावस्था में पुरोहितों का कार्य करते हैं। अरस्तु ने शिक्षा व्यवस्था की भी व्यवस्था की है। अरस्तु समस्त नागरिकों के लिए शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था 7 वर्ष के क्रम में चलती है तथा 7 से 14 तथा 14 से 20 वर्ष की शिक्षा राज्य द्वारा दी जाती है। 7 से 14 वर्ष तक की शिक्षा में व्यायाम तथा संगीत की शिक्षा प्रमुख है तथा उसका उद्देश्य शरीर और आत्मा का प्रशिक्षण और नैतिक गुणों का विकास है। 14 से 21 वर्ष तक की शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक और सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी अरस्तु चिंतन करता है, किंतु अरस्तु प्लेटो द्वारा प्रतिपादित संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था को अनुपयुक्त और अव्यवहारिक मानकर उसे अस्वीकार करता है तथा उसके स्थान पर व्यक्तिगत संपत्ति के महत्व को स्थापित करते हुए इसके सार्वजनिक उपभोग की व्यवस्था को स्थापित करने पर जोर देता है। इस व्यवस्था से न सिर्फ उत्पादन अधिक से अधिक होगा, बल्कि उसके सार्वजनिक उपभोग से नागरिकों में सहयोग, सद्भावना और एकता की भावना का भी स्वस्थ विकास होगा। व्यक्तिगत परिवार भी अरस्तु के आदर्श राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। चूँकि प्लेटो ने परिवार जैसी संस्था को पूर्णतः निरापद कर दिया था, किंतु अरस्तु के आदर्श राज्य में सभी नागरिकों को पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित स्त्रियों के साम्यवाद के माध्यम से स्थापित सामूहिक परिवार के विचार को अरस्तु अनुपयुक्त और अनैतिक मानता है। वैयक्तिक परिवार को नैतिकता की दृष्टि से ही नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी वह आवश्यक मानता है और उसका समर्थन करता है। शासन व्यवस्था के बारे में अरस्तु महत्वपूर्ण बात यह बताता है कि आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए अरस्तु उसके मुख्य रूप से 3 तरह के कार्य और उनको संपन्न करने तथा उसके 3 अंगों का वर्णन करता है। यह 3 तरह के कार्य हैं: शासन संबंधी विषयों पर चिंतन का निर्णय लेने वाली सभा अर्थात विधायिका, जिसके सब नागरिक सदस्य होते हैं। अरस्तु ने इसे असेंबली कहा है। दूसरा अंग है शासकों प्रशासकों का, जिनका कार्य शासन का संचालन करना है अर्थात कार्यपालिका। इसे अरस्तु मजिस्ट्रेसी के नाम से पुकारता है। तीसरा अंग है न्यायिक अधिकारी, जो न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। सभी नागरिक बारी बारी से इसके सदस्य होते हैं। यह न्यायपालिका है। आधुनिक समय में भी सरकार या शासन व्यवस्था के यही 3 अंग हैं जो सरकार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार
आज हमने अरस्तू के आदर्श राज्य के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले भाग में हम पुनः अरस्तू के विभिन्न विचारकों के बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।